हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो इंडियन पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर 3 है। इसमें हम सोर्सेस, शेड्यूल और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं वो सब आपके लिए हम लेके आते हैं दोस्तों। चलो तो दोस्तों ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ लिखा हुआ आंसर आपके साथ ही। तो कहाँ से जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लेके आया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से आया था? तो ये आया था यूएसए से। जुडिशरी से रिलेटेड आपको पता है, अगर कुछ भी एग्जाम में आए तो वो सीधा सीधा कहाँ से टिक करना है? यूएसए टिक करना है। सिर्फ दो कॉन्सेप्ट यूएसए से नहीं आए, एक तो जुडिशरी अपने आप में अगर आ जाए तो ये कहाँ से आया है? ये आया है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ये कहां से आया है? तो ये आया है हमारा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ मतलब रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, अगर कुछ भी आ जाए तो ये सब कहां से आए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है दोस्तों, हमने देखा थे कि सारे के सारे जुडिशरी वो हमारा ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है बाकी कहां से आए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इंडिया आर लिंक्ड टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया था हमने? एक तो लिया था कॉन्करेंट लिस्ट, एक लिया था फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये कहां से लिया था? यूएसए ना ऑस्ट्रेलिया से लिया था, सही है। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, ये कहां से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया था। इसके अलावा क्या लिया था हमने ऑस्ट्रेलिया से? कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीन चीज ली थी हमने ऑस्ट्रेलिया से। अब है फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहां से लिया था हमने? तो ये लिया था हमने कनाडा से। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, ये भी हमने कहां से लिया था? कनाडा से। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए एंड बी बोथ। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। ये दोनों कहां से लिए थे? फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हमने कहां से लिया था? कनाडा से। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। तो हमने देखा था कॉन्करेंट लिस्ट। अभी क्या था? दो कॉन्सेप्ट देख लेते, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, उसके साथ साथ क्या था? जॉइंट सिटिंग। उसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था वो था कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये क्या हो गया? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये हमने कहां से लिया था? ये हमने लिया था आयरलैंड से। वैसे ओरिजिनली ये जो कॉन्सेप्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये कहां से ओरिजिनेट होता है? स्पेन से। तो आयरलैंड ने कहां से लिया था? स्पेन से। पर स्पेन के एक डिक्टेटोरियल कंट्री था। आयरलैंड के साथ हमारे रिलेशंस भी अच्छे थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के आपस में टाई थे। तो हमने कहां से लिया था? ये आयरलैंड से लिया था। आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, लेकिन हमने आयरलैंड से लिया था मॉडिफिकेशन करके। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के उसमें कहां से आया था डीपीएसपी? आयरलैंड से आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आप कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ सोर्सेस हैं। फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमने कहां से लिया था? यूनाइटेड स्टेट्स से लिया था। किससे? इनके बिल ऑफ राइट्स से। तो हमने किससे लिया था? बिल ऑफ राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स को, उसी से लिया था। तो सही हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने देखा आयरलैंड से लिया था हमने। रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर, रेजिडुअल पावर सेंटर पे ये कहां से लिया था? हमने अभी देखा था फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था? ये हमने लिया था कनाडा से। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है उसी में रेजिडुअल पावर सेंटर के पास रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो ये क्या हो गया? गलत। तो यही हमारा हो गया आंसर। इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए? ये हमने जर्मनी से लिए। इमरजेंसी का कौन सा प्रोविजन लिया हमने जर्मनी से? कि इमरजेंसी के टाइम जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, ये लिया है हमने कहां से? जर्मनी से। कि सस्पेंशन है जो फंडामेंटल राइट्स का, तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते इमरजेंसी में,
ये प्रोविजन हमने कहां से लिया था? जर्मनी से लिया था। अब हमारे दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द रिपब्लिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिपब्लिक जो शब्द है या जो एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल आर आल्सो टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे के सारे जो ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक का, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, ये सारे कहां से ओरिजिन है? ये है सब के सब का ओरिजिन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दुनिया में कहीं भी ये हैं तो ये इनका ओरिजिन क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब इनका ओरिजिन है तो हमने भी ये कहां से लिए थे? फ्रांस से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई थी हमारे? ये हमारे आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। किसके टाइम पे आई थी? कब वो आए थे? 1976 में। कौन थी? इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। उस टाइम हमारे किसके साथ सबसे अच्छे रिलेशन चल रहे थे? उसी देश से आएगा। तो 1971 में वार हुआ था हमारा, तो ध्यान है किसने भेजी थी हमारे पक्ष में युद्धपोत? तो किसने भेजी थी? सोवियत यूनियन ने। तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये हमने किससे ली थी? सोवियत यूनियन से। आप इन तीनों में से देखिए, डेमोक्रेटिक है, ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये ज्यादातर जो सोशलिस्ट कंट्रीज है उनमें होता है। डेमोक्रेटिक में क्या है? इंडिया में है और जापान में, दो में ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है। हमने कहां से लिया था? सोवियत यूनियन से लिया था। इसमें कितनी ड्यूटीज थी? सबसे पहले तो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज? तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कितनी थी शुरुआत में? तो 10 थी। अब कितनी है? 11 है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A, आर्टिकल 51A के सब क्लोज में। 11th हमने किससे ऐड की थी? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 2002 में हमने क्या ऐड की थी? 11th। तो अभी पूछे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी? तो 11 है। डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इनको। द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो किससे जो हमारा लिखित संविधान है इसकी परंपरा किस देश से शुरू हुई? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो रिटन ही है। तो सबसे पहले जो हमारे को जो वो कॉन्सेप्ट है ये किस में आया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या था ये? किसकी कॉलोनी था? यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी था, ब्रिटेन की अपनी तरह। फिर जब इन्होंने आजादी ली थी, कब वैसे कब डिक्लेयर की थी इन्होंने? 4 जुलाई 1776 को। पर एक्चुअल में कब मिली थी? 1783 में जब पेरिस ट्रीटी हुई थी। और लगभग कब लिखा गया था इनका कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1787 के में इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो ये पहला देश बना था यूनाइटेड स्टेट आजाद होने के बाद जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में। 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी अलग अलग टाइम। पहली से इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी और तीसरी से इनका कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया था इन्होंने 1787 में। ठीक है दोस्तों, तो ये तब बने थे पहला देश जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। उससे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री था यूके, पर यूके का क्या है? रिटन नहीं है, ये क्या है? ओरल है। ठीक है दोस्तों। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप किसमें है? पार्ट 2। कितने से कितने? आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 किस चीज के प्रोविजन है? सिटीजनशिप के हैं। पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। और पार्ट 2 में क्या है? हमारा सिटीजनशिप है। पार्ट 3 क्या हो जाता है? फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। पार्ट 4 में क्या हो जाता है? हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और पार्ट 4 हमने क्या देखा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 में हमारे यूनियन आ जाता है, 6 में हमारे स्टेट आ जाता है। ऐसे हम एक एक करके सारे देखते जाएंगे। Which part of our constitution envisages a 3-tier system of पंचायत? तो पंचायत हमारे कौन से पार्ट में है? तो ये है हमारे पार्ट 9 में। किसमें है? पार्ट 9 में। म्युनिसिपैलिटीज किसमें? पार्ट 9A। और हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसमें? पार्ट 9B। ठीक है दोस्तों, तो 9 के 3 है हमारे, 9A और 9B। ये क्या है? 3 पार्ट है। 9 के 3 क्रिएट हो गए हमारे, 9A और 9B।
पार्ट 9 में पंचायत है, तो 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत कहाँ पे एनविसेज किया गया है? पार्ट 9 में, क्योंकि पंचायत का कॉन्सेप्ट किसमें है? पार्ट 9 में हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? इनमें से कॉन्करेंट लिस्ट के कौन सा सब्जेक्ट है? तो कॉन्करेंट लिस्ट में ज्यादातर कौन से सब्जेक्ट होते हैं? वो सब्जेक्ट जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जिनको करते हैं। तो पुलिस कौन सा है? पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस क्या है? स्टेट है, क्योंकि जो पुलिस का पूरा काम कौन देखता है? स्टेट देखता है। हमारा भर्ती स्टेट निकालता है, सारे के सारे काम कौन देखता है? स्टेट देखता है। फॉरेन अफेयर्स है, ये क्या स्टेट हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है? सेंट्रल लिस्ट क्या है? रेडियो एंड टेलीविजन है, ये क्या है? इसका कौन देखता है पूरा पूरा? तो ये भी हमारा सेंट्रल लिस्ट है। तो हमारे जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो क्या हो गए? वो है हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज? तो ये कौन सा शेड्यूल है जिसमें नेम ऑफ द स्टेट्स एंड उसकी टेरिटरी है? तो सबसे पहले यूनियन एंड टेरिटरीज पार्ट में किस में? पहले में। तो शेड्यूल में भी किस में है? फर्स्ट में। सेकंड शेड्यूल में क्या आ जाते हैं? हमारे अमॉलमेंट्स, जो सैलरीज है, अलाउंसेस हैं, वो सेकंड शेड्यूल में आ जाते हैं। थर्ड शेड्यूल में हमारे क्या है? जो फॉर्म्स ऑफ ओथ हैं किसकी? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कैंडिडेट्स हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो मिनिस्टर हैं, सिमिलरली स्टेट के लिए जो मिनिस्टर हैं, जो स्टेट के मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और काउंसिल के, उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी, उसके अलावा जज ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट हैं, उसके अलावा कैग है। तो इन सब की आती है। किसकी नहीं है इसमें पार्ट 3 में? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है, ध्यान रखना। कभी आप इससे कंफ्यूज हो गए कि किसका फॉर्म से, इनकी नहीं है। पार्ट 4 में क्या है? जो सीट्स हैं राज्यसभा की, उनका लोकेशन स्टेट को, किसके हिसाब से? उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। Which part and chapter of the Indian Constitution deals with the legislative relation between union and state? जो यूनियन और स्टेट है उनके बीच का जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, तो यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन कौन सा पार्ट टैकल करता है? तो वो करता है पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या क्या है? दो टाइप के रिलेशन है। क्या? लेजिस्लेटिव, और दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो उसका जो पार्ट 11 का जो चैप्टर 1 है वो किससे डील करता है? लेजिस्लेटिव रिलेशन से। और जो चैप्टर 2 है वो किससे रिलेट करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से। इसके अलावा जो पार्ट 12 है वो किससे डील करता है? तो वो करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स हैं, इन सब से रिलेटेड क्या करता है? पार्ट 12। तो हमारा आंसर क्या होगा? पार्ट 11 चैप्टर 1। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है? प्रोविजंस हैं और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सिटीजनशिप हमने देखा था किसमें है? पार्ट 2 में ही है। यूनियन एंड टेरिटरीज ये किसमें है? तो पार्ट 7 हमें क्या पता है? एक क्या हो गया पार्ट? डिलीट। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो ये आंसर हमारा सीधा का सीधा होगा। म्युनिसिपैलिटीज हमने देखा था पार्ट 9 है। इलेक्शन किसमें है? पार्ट 15। तो हमारे यूनियन एंड टेरिटरीज किसमें है? ये है हमारे पार्ट 8 में। पार्ट 7 क्या है? पार्ट 7 तो हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें है? पार्ट 17 में। सही है। यूनियन एंड टेरिटरीज किसमें है? पार्ट 8 में। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ये किसमें? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज किसमें? पार्ट 10 में। ट्राइब्यूनल्स किसमें हैं? ये हैं हमारे पार्ट 14A। कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कब? 1976 में। आर्टिकल कौन से रिलेटेड है इससे? आर्टिकल 323A और 323B। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है ट्राइब्यूनल से? तो नॉट करेक्टली मैच हमारा कौन सा हो गया? ट्राइब्यूनल्स हो गया। ठीक है दोस्तों। अगर हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है ये किसमें है? पार्ट 12।
जो यूनियन टेरिटरीज है वो पार्ट 8 में है, और शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के बारे में जो जानकारी वो हमें मिलती है पार्ट 10। Which of the following are enshrined in the third schedule of the Indian Constitution? तो थर्ड शेड्यूल में क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ है। किस किस की हैं? तो ये हमने क्या देखा था पहले, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, जो मिनिस्टर्स और जो कैंडिडेट्स हैं, हमने ये देखा था इसमें किसकी नहीं है अभी। तो किसकी नहीं है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की, इनकी नहीं है, प्रेसिडेंट की नहीं है। तो इसमें देखा है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है? फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, तो ये है। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी है। फॉर्म ऑफ ऑफिस ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं है। ये कहाँ मेंशन्ड है? तो ये है आर्टिकल 60 में मेंशन है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 3 नहीं है तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, सीधा आंसर आ जाता। अगर आप देखोगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखते आपको पता है प्रेसिडेंट की मेंशन नहीं है, तो सीधा आंसर आ जाता। आपको बाकी नहीं पता होते तो भी आंसर कर लेते। फॉर्म्स ऑफ ओथ मेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। Which one of the following pair schedules is not correctly matched? थर्ड शेड्यूल में क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन से अभी हमने देखा है किस किस की, ये भी देख लिया। 10th शेड्यूल में हमने क्या देखा था? 10 नंबरी, हमने बात की थी ना 10 नंबरी। 10 नंबरी कौन है? जो इधर उधर भगते हैं। तो ये क्या है? जो इधर उधर भगने पर क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन। तो 10 से 10 नंबर, ये क्या है? ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो पार्टी बदल लेते हैं, जो अगर निर्दलीय है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या फिर जो नॉमिनेटेड है वो 6 महीने से ज्यादा दिन बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। ये किस में मेंशन्ड है? 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। 8th शेड्यूल क्या है? लैंग्वेजेस। क्या? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। कितनी है ये? 22 हैं। ठीक है दोस्तों, इनिशियली कितनी थी? 14। किस कौन कौन से अमेंडमेंट ऐड की गई है? 21st, 71st और 92nd से। ठीक है दोस्तों, 9th शेड्यूल में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये गलत है। ये क्या है? 9th शेड्यूल में क्या है? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसने क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ये क्या होगा? 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या है? 9th शेड्यूल हमारा किससे जोड़ा गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कैसे याद किया था हमने? ये क्या है? एक प्रकार की जेल है। क्या? इसमें इस जेल में किसको डाला जाता है? उन सब्जेक्ट्स को डाला जाता है जिन पे कि हम नहीं चाहते कि कोर्ट का इंटरफेरेंस हो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? तो जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज थे उनको इसके अंदर डालने के लिए, जिससे कि लैंड रिफॉर्म हम कर सकें और कोर्ट्स बार बार उसमें इंटरफेयर ना करें। तो हम क्या लेके आए थे? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब लेके आए थे? 1951 में लेके आए थे हम। तो उसमें क्या डाला था? 9th शेड्यूल। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये किसमें है वैसे? ये हमारा 4th शेड्यूल में। The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of, तो ये किससे आया था 9th शेड्यूल? हमने देखा है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो अगर पहला है तो कब हो गया था ये जस्ट बाद 1950 में तुम्हारा अडॉप्ट करके इनेक्ट हुआ था, और 1951 में हमारा फर्स्ट हो गया था। किस लिए हुआ था? लैंड रिफॉर्म्स के लिए। लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो बिल जो हमारे जो लेके आ रहे थे, हम लॉज लेके आ रहे थे, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से हम क्या लेके आए थे? 9th शेड्यूल लाए थे हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो हमारे 1951 में शुरुआत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ये आया था इन्हीं के कार्यकाल। अब क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये पावर किसके पास है 9th शेड्यूल में डालने ना डालने की? ये पावर पार्लियामेंट के पास है इंडिया की। स्टेट लेजिस्लेचर खुद से नहीं डाल सकती किसी चीज को 9th शेड्यूल के अंदर, इसीलिए तो अगर उनको कोई चीज डलवानी होती है तो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं। द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, तो ये बात शुरुआत में बिल्कुल सही थी, पर IR को हेलो जजमेंट आया।
कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है बहुत ही। कब आया था ये? 2007 में। तो इसमें क्या कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो चीज 9th शेड्यूल में डाली है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएगी, उसको चैलेंज किया जा सकता है। किस बात से लेके? बेसिक स्ट्रक्चर। कौन से किस में आया था ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आया था 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जजमेंट में। तो केशवानंद भारती जजमेंट के आने के बाद जो चीज इसमें डाली गई है वो सारी की सारी चीज चैलेंज हो सकती है इस बात के लिए कि ये किसको? बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाती हैं। तो वैसे तो अब क्या हो गया? ये गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 1 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें हमारा क्या है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन तो किस में रहेगा? स्टेट लिस्ट में। तो ये सही है। सेंसस यूनियन लिस्ट में। सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट थोड़ी ना कंडक्ट करवाते हैं, सेंटर कंडक्ट करवाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये किस में है? ये है 4th शेड्यूल में। तो ये हो गया गलत, मतलब ये हो गया आंसर। एंटी डिफेक्शन क्या है? 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन। Which of the following subject lies in the concurrent list? कौन सा concurrent list में लाई करता है? कौन सा सब्जेक्ट है वो? तो हमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? स्टेट लिस्ट। एजुकेशन, एजुकेशन पे क्या हमारे सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉन्करेंट लिस्ट। पुलिस क्या है हमारा? स्टेट लिस्ट। और डिफेंस क्या है? ये हमारा सेंट्रल लिस्ट। तो क्या हो गया आंसर? कॉन्करेंट लिस्ट पे क्या है? एजुकेशन है। ये पहले किस में था? शुरुआत में ये भी स्टेट लिस्ट में था। फिर क्या हुआ? 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उससे इसको किस में डाल दिया गया? स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। किसको? एजुकेशन को। अब हमारा एजुकेशन किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन वाज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट एंड वाज ट्रांसफर्ड टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये हमने अभी देखा था। एजुकेशन शुरुआत में क्या था? स्टेट सब्जेक्ट था। अभी पिछले में हमसे क्या पूछा? कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में? तो हमने क्या टिक किया था? एजुकेशन। तो शुरुआत में स्टेट सब्जेक्ट था, ये कॉन्करेंट लिस्ट में किस में गया? तो हमने देखा था कौन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कब? 1976 में आया था। किस टाइम आया था? इमरजेंसी के टाइम आया था। इसको और क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for the mining be declared null and void? तो आप किस में कंफ्यूज हो सकते थे? जो ट्राइबल एरिया उनसे रिलेटेड दो ही शेड्यूल है। कौन से? 5th और 6th। हमने कैसे याद किया था? 56 इंच। असली 56 इंच का सीना किसका है? जो हमारे ट्राइबल आदिवासी भाइयों का है ना, जो कि इतने जंगल इतने मुश्किल कंडीशंस में रह रहे हैं। तो ये कौन से शेड्यूल है इससे रिलेटेड? 5th और 6th। अगर ट्राइबल एरिया जो लैंड है उसको प्राइवेट पार्टीज को जाने पर अगर नल एंड वॉइड हो रहे तो आंसर क्या होगा? 5th होते हैं 6th। इसमें क्या दे रखा है? 5th शेड्यूल। किससे होता है ये? 5th शेड्यूल के अंदर। 3rd शेड्यूल में हमने देखा था क्या थी? फॉर्म्स ऑफ ओथ थी। 9th शेड्यूल के अंदर क्या था? हमने देखा था जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉ थे। इसमें तो क्या था? लैंड लेना था, उससे रिलेटेड लॉज थे जिनको किसमें डाला था? 9th शेड्यूल में डाला था। 12th शेड्यूल में क्या है हमारा? इसमें है हमारी म्युनिसिपैलिटीज। 11th और 12th शेड्यूल किससे जोड़े थे हमारे? 73rd और 70 ये किससे जोड़ा था? 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था ये। If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflects the consequences of it? This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. अभी देखा हमने, ये बात सही है। This would create a local self-governing body in that area. भाई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है पर वो पूरी तरह लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्राइबल एरियाज को गवर्न करने के लिए होती है। अगर जो 6th शेड्यूल वाले हैं उनमें ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। पर 5th शेड्यूल में लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं बनती है हमारी, बल्कि ये 5th शेड्यूल इससे ज्यादा कन्वर्ट एन एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। नहीं, यूनियन टेरिटरी तो हमारी पार्लियामेंट बनाती है तभी बनती है।
स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। नहीं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं होते, इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डल जाए ये जरूरी नहीं है, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डालना है तो। द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ, तो ये किससे है? 4 से, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM क्या है? आसाम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। 26 क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज शेड्यूल एरियाज, तो ये बात बिल्कुल सही है, कंसल्ट करके गवर्नर ऑफ जो कंसर्न स्टेट है उससे कंसल्ट करके, लेकिन शेड्यूल एरिया जो 5th शेड्यूल के अंदर है उनको नोटिफाई करने की पावर किसके पास है? तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास। द स्टेट्स हैविंग शेड्यूल एरिया नीड्स टू कॉन्स्टिट्यूट ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, बिल्कुल सही है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ेगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की 20 हो सकती है। अभी कितने एरियाज में, कितने स्टेट्स में है? तो अभी 10 स्टेट्स में है ये इंप्लीमेंटेड। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्या चीज सही है हमारी? तो ईच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 30 मेंबर्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हमने सबसे पहले तो कौन से शेड्यूल के अंदर आए थे? तो ये हमारे जो 6th शेड्यूल एरियाज हैं। कौन से 6 शेड्यूल एरियाज? AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या है? AMTM हमारे 6 शेड्यूल एरियाज हैं। तो ईच जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसमें कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। इसमें दूसरा वो क्या है? 24 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको उस टाइम नहीं पता होता तो ये ध्यान रखना, ये गलत है। कितने होते हैं इलेक्टेड? 26 तो इलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। अब ये ध्यान रखना 26 और 4 का कॉन्सेप्ट है हमारा। The power to direct applicability of acts of parliament in autonomous district of Assam lies with the governor। ये बात बिल्कुल सही है। तो कि कौन सा एक्ट पार्लियामेंट का सीधा डायरेक्ट एप्लीकेबल होगा आसाम के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। तो क्या हो गया? 1 and 3, 1 and 3 मतलब बी। ठीक है दोस्तों। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पंचायत से। किससे जोड़ा गया था ये? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो कब जोड़ा गया था? 1992 में लाए थे। इसमें कितने फंक्शनल आइटम्स हैं? तो इसमें है 29। 12th शेड्यूल से क्या जोड़ा गया था? म्युनिसिपैलिटीज। ये किससे जोड़ा गया था? 12th से। इसमें कितने फंक्शनल आइटम है? तो इसमें है 18। और जो हमारी पंचायत है उनमें जो 11th शेड्यूल है उसमें कितने हैं? 29। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लॉ ओवरराइड्स द स्टेट लॉ इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये बिल्कुल सही है। जो कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स हैं उनमें क्या होगा? यूनियन लॉ ओवरराइड करेगा स्टेट लॉ को अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो। लेकिन स्टेट लॉ कैन प्रिवेल इफ इट इज रिजर्व फॉर एंड रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बात सही है। लेकिन इसके बाद भी एक चीज और क्या होती है? अगर पार्लियामेंट चाहे तो वापिस से लॉ लाके इसको ओवरराइड कर सकती है। पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करंटली कंटेन्स 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, ये बात बिल्कुल सही है। इनिशियली कितनी थी? 14 थी। अब कितनी है? अब कितनी है हमारी? 22 हैं। तो अब कितनी होगी? करंटली पूछा इसने तो कितनी होगी? 5। ये बात बिल्कुल सही होगी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आर एडेड बाय द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये बात गलत है। क्यों गलत है आपको बताता हूं। जो ये बात सही है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली BDMS करके हमने याद किया था, ये चारों एक साथ जोड़ी गई थी। पर ये किससे जोड़ी गई थी? हमारे 3 अमेंडमेंट हुए, 21st, 71st और 92nd। तो जो हमने देखा था जो BDMS था वो हम क्या कर रहे थे? लास्ट में कर रहे थे। क्यों? जब पूरे परिपक्व हो गए थे तब। तो ये किससे थी? 92nd से। तो ये इस अमेंडमेंट की वजह के नंबर की वजह से गलत हो गई।
शुरुआत में क्या जोड़ा गया था? सिंधी। और 71 में क्या जोड़ा गया था हमारे? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी 71 से। 92 से जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने कमेंट देख के हमें बताएं कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं या आपके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आए, हमें जरूर बताएं दोस्तों।